जो भारत में आए, जिन्होंने यहाँ की यात्राएं की और उस वक्त की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में उन लोगों ने अपनी पुस्तक में लिखा और बताया कि भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा है। वहां से हमें इतिहास का पता चलता है, ऐतिहासिक व्यवस्था कैसी थी। इन सब पे हम लोग इन तीनों पार्ट्स के अंदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस और फॉरेनर ट्रैवलर्स जो लिटरेचर है, इन तीनों ही सोर्सेज में से, तीनों ही स्रोतों में से कोई भी बीती हुई घटना अगर किसी एक पार्ट को टच करती है तो वो इतिहास है, अदरवाइज वो केवल बीता हुआ समय है। महत्वपूर्ण बात ये है। यहां तक हमने बात की। अब मैं एक बार इसको हटा देता और अब हम यहां से आगे चलते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि इतिहास कहते किसे, बीते हुए समय की कोई ऐसी घटना जिसका हमारे पास रिटर्न में या विजुअलाइजेशन के थ्रू कोई भी ऐसा प्रमाण है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो तो इतिहास है, अदरवाइज बीता हुआ। और हम बात करने वाले हैं इंडिया जीके की, तो हम अब बात करेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर कोई पार्ट बहुत बड़ा है तो उसके टुकड़े बनाओ, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, हर पार्ट को अलग तरीके से समझो। तो क्यों ना अगर भारतीय 5000 साल का इतिहास जो हमने पढ़ना है, अनंत काल से लेके, जहां से हमें प्रमाण मिले वहां से लेके 1947 तक कि अगर हिस्ट्री को हम लोगों ने पढ़ना है तो एक साथ इतना लंबा पढ़ेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों नहीं हम इसके पार्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं। इसीलिए भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने या हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया। एक है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, इतिहास तो इतिहास है, प्राचीन भी वही भारत था, मध्यकाल में भी वही भारत था, आधुनिक भी वही भारत था, तो फिर 3 पार्ट डिवाइड करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। दुनिया में सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो हमें मिली है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इतिहास उससे भी पहले हमने पता किया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने देखा कि हमें अगर कोई अवशेष मिलते हैं तो इतिहास का पार्ट है। तो अनंत से लेकर मैं ये कह सकता हूँ, या हमें हमारे पास वास्तव में जो प्रमाण प्राप्त हुए वो हमें प्राप्त हुए 2350 BC से। तो हम ये कह सकते हैं 2350 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, एडी तक का जो समय है वो प्राचीन भारत में आता है। 712 में जैसे ही प्राचीन भारत समाप्त होता है, वहीं पर 712 ईस्वी से, एडी से मध्यकालीन भारत शुरू होता है और इसका समय माना जाता है 1707 ईस्वी। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मुगल शासक, जो छठा मुगल शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु के साथ ही आदि मध्यकालीन भारत समाप्त होता है और 1707 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक जब हमारा देश आजाद हुआ, उस घटना को हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है? देखिए, इतिहास में जब पूछते हैं तो सबसे बड़ी बात ये कहती है कि सर बहुत लेंथी है, सन याद नहीं, सब कुछ याद होगा, शासक भी याद होंगे, सन भी याद होंगे, एक एक चीज आपके जीके को बढ़ाएगी, जनरल नॉलेज को
बहुत इंप्रूव करने वाले हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया सन के हिसाब से, लेकिन इन तीनों पार्ट्स के अंदर इतिहासकारों ने देखा तो सबसे बड़ा पार्ट माना गया प्राचीन भारत, उसके बाद 1000 साल तक शासन किया मध्यकालीन भारत में शासकों ने, और उसके बाद पार्ट आया आधुनिक भारत। 3 पार्टों में डिवाइडेशन करने का मतलब ये है कि ये जो समय रहा है, यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले या सनातनी जो लोग थे उन लोगों का शासन रहा, उन्हीं लोगों के हमें प्रमाण प्राप्त हुए। लेकिन जैसे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया, अरबों का पहला आक्रमण हुआ था 712 में सिंध पर, और सिंध जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहां पर एक हिंदू शासक दाहिर राज करता था। उस दाहिर पर जब कासिम ने आक्रमण किया और भारत पर मुस्लिम राज्यों की या मुस्लिम कम्युनिटी का शासन स्थापित हुआ, वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल शासक भारत में जो क्षेत्रीय राजवंश थे, इन्होंने अपने जो गवर्नर अलग अलग जगह पर अपॉइंट कर रखे थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लेकिन अकबर के समय से ही भारत में जो ब्रिटिशर्स थे, जो फॉरेनर्स थे, वो यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन भारत की बिगड़ी हुई स्थिति को देखकर उन्होंने भारत पर राज किया। तो देखिए, यहाँ हिंदू राजवंश था, यहाँ पर 1000 साल तक मुसलमानों का राज रहा, और यहाँ पर क्रिश्चियंस का राज हो गया। उन्होंने भारत पे अपना अधिकार जमाया, और इसी पार्ट को आधुनिक भारत कहा गया। तो ये लगभग 200 साल तक। 1947 में हम आजाद हुए। कैसे आजाद हुए? इतिहास में इंडिया जीके के अंदर हमने यही पढ़ना है कि प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन सा पार्ट है। देखिए, प्राचीन भारत के अंदर अनंत काल से लेकर 2 पार्टों में डिवाइड किया। पहले इसको 3 पार्टों में बांटा गया, फिर 2 पार्टों में, स्टोन एज, कॉपर एज, पाषाण युग और ताम्र युग। पाषाण युग के अंदर आपने देखा, पाषाण मतलब पत्थर होता है। बहुत से हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं जब हमारे पूर्वज जो पत्थरों से शिकार करते थे, जंगलों में रहते थे, बॉडी पे पत्तियां, वो एजुकेटेड नहीं थे, अनएजुकेटेड पर्सन थे, सिविलाइज्ड नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने रहना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले धरती पर खोजा गया जो एलिमेंट था वो था कॉपर, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया। बाद में उसमें थोड़ी सिविलाइजेशन आई, उसने एक जगह रुककर रहना शुरू किया, बाद में खेती करना शुरू किया, फिर उसने लिखना शुरू किया, फिर बाद में उसने औजारों को इस्तेमाल शुरू किया, पत्थर को छोड़कर, ठीक है, कॉपर का, फिर कॉपर में टिन मिलाकर उसने कांस्य धातु का निर्माण किया। और जो पहली सभ्यता इस प्राचीन भारत के हमें मिली है, उस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि उसके समय में हमें सबसे ज्यादा कांस्य के ही और तांबे के ही प्रमाण मिले, इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी जो पाकिस्तान में बहती है, उसके साथ साथ इसके बहुत सारे प्रमाण मिले बस्तियों, और सबसे पहले खुदाई सिंधु नदी के किनारे हुई, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि उसकी वैली में ये सभ्यता के हमें बहुत अलग अलग प्रमाण मिले। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला प्रमाण हमें कहा, हमने खुदाई की 1921 में, वो की थी हड़प्पा नामक स्थान पर, पश्चिमी पंजाब के अंदर, जो वर्तमान पाकिस्तान में आता है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहीं से हमारे इंडिया